नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डाइटिशियन की सलाह। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हमने आपसे इमोशनल हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। बहुत सारी अलग अलग तरह की वीडियोस बनाई हैं जो ये बताती हैं कि इमोशनली सही होना क्यों ज़रूरी है, इमोशनली हेल्दी होना क्यों ज़रूरी है। और जब हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं या ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें भी इमोशनल हेल्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपको वो सारी वीडियोस का लिंक दे देंगे जिससे आप देख सकें कि इमोशनल हेल्थ क्यों ज़रूरी होती है और कैसे आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, और अगर इमोशंस सही तरीके से रेगुलेट नहीं हो पा रहे हैं तो उसका क्या विपरीत प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है। दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी आप सभी के इमोशंस को लेकर के ही है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि अगर इमोशंस सही तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाते हैं और आप इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं या बहुत खुश होते हैं, तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इमोशंस जो हैं वो फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाते तो इसका सीधा सीधा असर आपके हेल्थ पर पड़ता है और जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं जो शारीरिक क्रियाविधि को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ज़रूरी होते हैं, और अगर ये अंग हेल्दी नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम ये जानेंगे, ये आपको बताएंगे कि कौन सा इमोशन किस अंग को सीधे सीधे प्रभावित करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो आपके इमोशंस ही क्यों ना हो। अगर आपके इमोशंस जो हैं उनको आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और जो इमोशंस हैं वो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं, तो उन इमोशंस की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हमारी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इमोशन रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को सही तरीके से संप्रेषित कर पाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और साथ ही साथ सामने वाले के साथ में आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इमोशंस का फिजिकल जो ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, उन पर क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन या सैडनेस या जो ग्रीफ का इमोशन होता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और ये जो आपका दुख का जो इमोशन है उसको आप सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका जो सीधा सीधा असर पड़ेगा वो आपके लंग्स पर पड़ेगा और लार्ज इंटेस्टाइन पर यानी बड़ी आंत पर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने किसी अपने को खो दिया है या जो फीलिंग ऑफ लॉस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इससे जो इमोशन पैदा होता है वो ग्रीफ का इमोशन पैदा होता है। और जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो ऐसे लगता है कि उसका जितनी भी शरीर में एनर्जी है उस सब का लॉस हो चुका है। इसके साथ साथ उसके जो बाउल मूवमेंट्स होते हैं, बाउल फंक्शंस जो होते हैं, उस पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है। अगर ग्रीफ थोड़े समय तक है तब तो ठीक है, आपकी बॉडी उसे मैनेज कर लेगी, लेकिन अगर ये बहुत लंबे टाइम तक अनरिजॉल्व्ड रहता है और हम
इस दुख की फीलिंग को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये जो क्रॉनिक डिप्रेशन की अवस्था होती है, उससे व्यक्ति को लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहने लगती है, और इवेंचुअली होता क्या है कि जो व्यक्ति के लंग्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। अब दोस्तों, शरीर में अगर हम देखें तो लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स यानी फेफड़े हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के आते हैं और जो भी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बन रहा है उसे शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी शरीर में जो ऑक्सीजन चाहिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, सही रहने के लिए, वो जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो सही तरीके से नहीं होगा। इवेंचुअली क्या होगा? हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगी और इसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे शरीर में अराइज होंगी। साथ ही साथ क्या होगा? क्योंकि बाउल फंक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, फ्लैचुलेंस की समस्या देखी जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी आपके इमोशंस हैं रिलेटेड टू सैडनेस, रिलेटेड टू डिप्रेशन, रिलेटेड टू ग्रीफ, उन सबको अगर आप टाइमली रिलीज़ कर देंगे, जिस बात से आप परेशान हैं, जिस बात से दुखी हैं, अगर उसको लेट गो कर देंगे तो आप फिज़िकली हेल्दी रह पाएंगे। अगले इमोशन की बात करते हैं, वो है फियर और फ्राइट। दोस्तों, जो फियर है वो बहुत कॉमन इमोशन है और हर व्यक्ति ऐसा होता है जिसे किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, किसी चीज़ को खोने का डर रहता है, या जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे वो डरता है। दोस्तों, ये जो फियर का इमोशन होता है, अगर हम बॉडी ऑर्गन की बात करें तो इसकी वजह से जो ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं वो हैं किडनी और ब्लैडर। दोस्तों, ये दोनों ही वो ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं और ये वाटर एलिमेंट से जुड़े हुए होते हैं। ये बहुत ही कॉमन अडेप्टिव इमोशन है, लेकिन अगर ये क्रॉनिक हो जाता है, मतलब आप बहुत लंबे समय तक डर की अवस्था में जी रहे हैं, तो ये शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा भी होगा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति अचानक से किसी चीज़ से डर जाता है तो वो टॉयलेट कर देता है, यूरिनेशन फ्रिक्वेंट हो जाता है और वो अनवॉलेंटरी होता है, मतलब उसे पता भी नहीं चलता। तो इससे होता क्या है कि जो किडनी इश्यूज़ हैं वो अराइज होते हैं, और जब आप लंबे समय तक डर के साथ डील कर रहे हैं, फियर से डील कर रहे हैं और अपने उस फियर की इमोशन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से आपको किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा फेटल होती हैं। इससे होगा क्या? आप अनवॉलेंटरीली पी कर देंगे, यूरिन आउटपुट कर देंगे, स्टूल आउटपुट कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो कंडीशन होती है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, और अगर ऐसा किसी के सामने हो जाता है तो वो बहुत शेम भी फील करता है व्यक्ति। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो डर है यानी फियर और फ्राइट, इन दोनों के जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करके चलें, ताकि जो आपकी किडनीज़ हैं वो सही तरीके से काम कर पाए। अगला हम बात करते हैं चिंता की। वरी, पेंसिवनेस या ओवर थिंकिंग, ये इनको अगर हम एक शब्द में बोलें तो ये हिंदी में कहलाती हैं चिंता। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, या किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत लंबे समय तक सोचता ही रहता है, तो ये जो इमोशन है वो उस व्यक्ति की स्प्लीन, उसके स्टमक और उनके पैनक्रियास को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करता है तो उससे क्या होता है, वो बहुत
अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, हमेशा चिंता में रहेगा, सिक्योरिटी का लेवल बहुत कम होगा, इनसिक्योरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में होता क्या है कि उसकी जो डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो हमारा जो शरीर है, जो भी हम भोजन कंज्यूम करते हैं, उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। डाइजेशन और जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पैनक्रियाज हमारे शरीर का वो ऑर्गन है जहाँ पर जितने भी हमारे शरीर के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए वो प्रिपेयर होते हैं। तो आप देखिए, अगर आपका स्टमक सही से काम नहीं करेगा, आपका पैनक्रियाज सही से काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है, शरीर के डाइजेशन के लिए जो भी ज़रूरी HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो प्रॉपरली नहीं सिक्रीट होगा, डाइजेशन का प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगा। और अगर पैनक्रियाज सही तरीके से काम नहीं करेगा तो जो भी असेंशियल एंजाइम्स हैं वो शरीर को नहीं मिल पाएंगे। साथ ही साथ जो ब्लड शुगर का रेगुलेशन होता है ब्लड में, वो भी पैनक्रियाज की वजह से ही होता है। तो अगर ये सारा काम नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति की पाचन क्षमता बहुत कम हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपकी पाचन क्षमता सही नहीं रहेगी, सही से डाइजेशन नहीं होगा, तो जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए शरीर को वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ को हिंडर करने का काम करेंगे। ऐसे में होगा क्या कि जितने भी फूड हम कंज्यूम करेंगे उनका जो प्रभाव शरीर पर पड़ना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से व्यक्ति लगातार बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेगा, लेथार्जिक फील करेगा, और क्योंकि असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए बॉडी फंक्शनिंग के लिए, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से मेंटल हैवीनेस लगातार बनी रहेगी, और क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, चिंता में लगातार रहेगा, तो जो उसका काम है वो लगातार बढ़ता जाएगा, ओवरवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्योंकि स्प्लीन सही तरीके से काम नहीं करेगी तो वहाँ पर व्यक्ति को वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप वेट बैलेंस रखना चाहते हैं, अपना डाइजेशन सिस्टम अच्छे से रखना चाहते हैं कि जो भी आप खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, अच्छे से एब्जॉर्ब हो और आप हेल्दी बने रहें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो चिंता नाम का जो चीज़ है उससे जितना हो सके उतना दूर रहें। अगले इमोशंस की हम बात करते हैं, वो है एंगर, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन। दोस्तों, गुस्सा जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। अगर हम थोड़ी मात्रा में गुस्सा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले को मोटिवेशन दे सकता है, लेकिन अत्यधिक अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो वो सामने वाले की नज़र में आपको बुरा बनाएगा। और साथ ही साथ इससे होगा क्या कि आपका जो लिवर है, जो गॉल ब्लैडर है और इससे एसोसिएटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब पर यह नेगेटिव प्रभाव डालेगा। जब व्यक्ति कॉन्स्टेंटली रेगुलरली इस तरीके के इमोशंस को फील करता है तो उसका जो लिवर है वो डैमेज हो जाता है। और ऐसे टाइम पे होता क्या है, हेडेक की समस्या रहती है, बहुत डिजीनेस भी लोगों में देखी जाती है। अब लिवर जो है ऑर्गन, वो हमारे शरीर में काम क्या करता है, हमारे शरीर में लगातार कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता रहता है। मतलब लगातार कोई कुछ ना कुछ चीज़ हमारे शरीर में बनती है और किसी न किसी चीज़ का अपघटन होता रहता है। अगर हम नॉर्मली देखें तो मान लेते हैं कि हमने कोई फूड कंज्यूम किया। फूड कंज्यूम जब आप करेंगे तो जो भी उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, प्रोटीन्स ले लेते हैं और फैट ले लेते हैं, तो इनका जब कैटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो फैट है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है वो अपनी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब इनकी सिंपलर फॉर्म क्या है, फैट की अगर हम बात करते हैं तो फैटी एसिड्स हैं, प्रोटीन की बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स हैं,
और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की शुगर्स है। ठीक है, तो ये तो हो गया कैटाबॉलिज्म, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगला प्रोसेस होता है एनाबॉलिज्म। जब हमारे शरीर में ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए तो ये फिर से बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और शरीर में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जो फैटी एसिड्स हैं वो फिर से फैट्स में कन्वर्ट होंगे, जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होंगे, जो शुगर है वो डाइसेकेराइड्स है, ऑलिगोसेकेराइड्स है, पॉलीगोसेकेराइड्स है, इन सब में से किसी में चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और फिर हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो सारा का सारा लिवर में होता है। तो दोस्तों, अगर आपका लिवर सही तरीके से काम नहीं करेगा या आपका जो गॉल ब्लैडर है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो इससे होगा क्या? क्या आपकी बॉडी सही तरीके से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो अल्टीमेटली जो टोल आएगा उस गुस्से का वो आपके खुद के ऊपर आएगा। इससे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि लिवर का एक काम होता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। जितने भी आप केमिकल्स ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं या जो आपने चीज़ें कंज्यूम की हैं उसमें अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है लिवर। अब क्योंकि लिवर यहाँ सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो उससे होगा क्या? आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगी और वो लंबे समय तक बीमार रहने लगेगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने गॉल ब्लैडर को अच्छा रखना चाहते हैं, तो जो एंगर के आउटबर्स्ट होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, तो उन सब को अवॉइड करें। इससे आपकी जो लिवर की एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी और आप हेल्दी रह पाएंगे। अगला हम बात करते हैं हैप्पीनेस और जॉय की। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी इमोशंस की बात की थी वो सारे नेगेटिव इमोशंस थे, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर नेगेटिवली ही होगा। लेकिन हम यहाँ हैप्पीनेस की क्यों बात कर रहे हैं? हैप्पीनेस और जॉय ये जो इमोशन है ये पॉजिटिव इमोशंस में आते हैं। ठीक है, जब भी हम खुश होते हैं, हम अच्छा फील करते हैं और हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये जो इमोशन है वो सीधे सीधे हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे जुड़ा हुआ होता है। अब कई बार कहते हैं ना, अति अच्छी नहीं होती, वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। हैप्पीनेस या जॉय इमोशन बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यानी खुशी में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपके दिल के लिए खतरनाक हो सकता है। कई बार देखा भी होगा कि जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं, तो आपकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है। अब क्या है, आपको जो ओवर एक्साइटमेंट है उसको अवॉइड करना होगा और जो खुश रहना है वो भी ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं होंगे तो होगा क्या, आपका हार्ट सफ़र करेगा, हम डिफ़िकल्ट महसूस करेंगे सोने में, कई लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन अगर हम एक्सेसिवली खुश होंगे तो उससे क्या होगा, जो हार्ट एनर्जी है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाएगी। इसकी वजह से भी क्या होगा, एजिटेशन की प्रॉब्लम आएगी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम आएगी, पाल्पिटेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, कि आपके जो खुशी वाले इमोशंस हैं वो भी बैलेंस में होने चाहिए। अगर वो बैलेंस में होंगे तो आपका जो हार्ट की हेल्थ है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों, देखा आपने कि इमोशंस जो हैं वो कैसे सीधे सीधे बॉडी ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने
कि इमोशंस को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप सही तरीके से अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे तो उसका विपरीत असर हमारे शरीर पर कितना ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा चिंता में रहना या कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश होना भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।